हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो सब? बढ़िया होंगे। चलो ठीक है, कल जैसा हमने कहा था वैसा ही शुरू करते हैं हम क्लास। पहला पार्ट 12वीं क्लास का पहला पार्ट हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करते हैं। तो विश्व में अगर सबसे बड़ी सभ्यता की बात करें तो 4 सभ्यता हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्व की 4 प्रमुख बड़ी सभ्यताओं के नाम पर मेसोपोटामियन सभ्यता दर्जिला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई थी। इसे प्रारंभ में हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, जिसके कारण इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता, और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता और भी स्थान खोजे गए थे, और जिसके कारण इसका नामकरण फिर चेंज करके सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। प्रारंभ में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से यही सभ्यता जानी जाती थी। आपके पूरे पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता ही हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो मेसोपोटामिया, दर्जिला और फरात नदियों के मध्य इनके क्या संबंध है वो भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चीन की सभ्यता हांग हो पीली नदी के किनारे विकसित हुई थी। हांग हो नदी भी इसे कहा जाता है। इनके ऐसे ही नाम थे। अगर बात करते हैं, इनके पास तो कुछ नाम थे ही नहीं, जैसे अजीब से नाम रहते हैं जो हम ढंग से पढ़ भी नहीं सकते हैं। अगर बात करें तो सारी सभ्यता तो ठीक है। चीन की सभ्यता, जितनी भी सभ्यता हुई है चीन की, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जानकारी मौजूद है, क्योंकि उनके पास जो लिपि थी वो आज भी मौजूद है, यानी कि कोई भी सभ्यता लुप्त नहीं हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये लिपि हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि इसको आज दिन तक नहीं पढ़ा जा सका। तो मेरे हिसाब से सबसे सरल अगर कोई सभ्यता पढ़ने लायक है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ कल्पना करनी है। जैसे इतिहास कर कल्पना करते हैं, वैसे बैठ के हम भी अपनी कल्पना कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचने का लेवल परिवर्तन करना, और जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं सोच के थोड़ा सा सोचना है कि अगर हमें खुदाई के लिए भेज दिया जाए तो हम कैसे खुदाई करेंगे, कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास के दायरे में रहकर हमें सोचना है। तो मेरे हिसाब से सबसे सरल कोई सभ्यता है पढ़ने लायक तो यही सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद मेसोपोटामिक सभ्यता से इनके व्यापारिक संबंध कैसे स्थापित है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हमें पास कोई जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं? क्योंकि अभी तक हमने इसकी लिपि को नहीं पढ़ा। अब इसकी लिपि को क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इसकी जो लिपि है वो भी बहुत अजीब प्रकार की लिपि है। जैसे कि चीन की लिपि तो आप सब जानते ही हो, कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी कोई भी चित्र बना रखा है, कोई सा भी चित्र बना दे, ये भी कोई सिंबल लगा हुआ है, तो ऐसी ही लिपि थी, यानी कि ये चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी की बात कर रहा हूं। ये भी वर्तमान में जैसे अगर तुलना करके देखें ना, तो चीन की जो लिपि है उस वैसी ही लिपि थी। इसी कारण आज तक इसको नहीं पढ़ा जा सका, और आने वाले समय में जरूर इसको पढ़ लिया जाएगा। इस पर निरंतर रिसर्च जारी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो अब इसकी लिपि थी कैसे, तो कुछ महोदय ने प्रयास करा है जिसके बारे में अभी तक थोड़ी बहुत संभावना जाहिर हुई है, तो थोड़ी बहुत जानकारी इसकी मिल जाती है। तो पहला मैंने बताया कि इसके अंदर तो कोई चित्र थे। जैसे बात करें ये कोई शब्द, ऐसे शब्द बात करें तो शब्द थे कितने, तो शब्द थे लगभग आपके सिलेबस में तो 375 दे रखे हैं, और 375 दे रखे हैं। हकीकत में बात करें तो 250 से 400 के मध्य इनके मध्य शब्द हैं। आपके 12वीं के सिलेबस में 375 ही दे रखे हैं। और मूल चिन्हों की बात करें तो मूल चिन्ह थे 26। कितने थे? तो लिख देना मूल चिन्ह। मूल चिन्ह कितने थे? 26 मूल चिन्ह हैं। अब ये लिपि लिखी कैसे जाती थी, तो लिपि साधारण सी बात है कि ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो सर्पिलाकार लिपि भी इसको कहा जाता है। सर्पिलाकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्प के समान थी, यानी इधर से लिखना प्रारंभ हुआ, इधर इस प्रकार से चलती रहती थी। तो दाएं से, तो दाया और बाया हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंपल सा है, मैं तो ध्यान देता हूं, मैं लिख देता हूं बाघ, ठीक है। और जिस हाथ से लिख रहे हैं, बाघ इधर घूम के लिखा है, तो ये ब पहले आया, तो ये है बाया, और ये आया द, तो ये है दाया। तो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो ऐसे ही ये चलती रहती थी, जिसके कारण इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। अब ये लिपि है दूसरी चित्र के समान, तो चित्र सिंबल के रूप में इसको लिखा जाता था। जो भी लिखते हो हमें नहीं आता, ठीक है, जैसा भी होता हो स्वाभाविक है। तो ऐसे चित्र के रूप में लिखी जाती थी, जिसके कारण इसे कहा जाता था भाव चित्रात्मक लिपि भी इसे कहा जाता था। बुस्टर ऑफ फेदन लिपि भी इसी को कहा जाता था। जिसके कारण क्यों कहा जाता था चित्रात्मक लिपि? क्यों कहा जाता था? क्योंकि चित्र के रूप में था। सिंपल सा है, आज इन तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। इस लिपि में 26 चिन्ह हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो
मूल चिन्ह कितने थे? 26। इनके अंदर चित्रात्मक लिपि की बात करें तो 375 और कितने शब्द हैं? तो शब्द समूह की बात करें तो 150 से 400। अभी तक इसका भी कोई कंफर्म हुआ नहीं है। कैसे देखेंगे आने वाले समय में, जब पढ़ लेंगे तब डिटेल से और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ कल्पना करनी है और अंदाजा लगाना है कि कितना क्या होता होगा। अब बात करें मांडा। मांडा क्या है? तो सिंधु नदी के विस्तार क्षेत्र की बात करें। सबसे पहले बात करें तो एक बार की बात है जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आप सबको पता है कि रेलवे के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी रेलवे के जनक माने जाते हैं। तो दो भाई थे, उनको रेलवे के काम सौंपा गया था कि रेलवे लाइन बिछानी है। तो उस समय कराची और लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उन्हें सबसे पहले दो भाइयों को जिम्मा दिया गया था। एक बात करें तो टेंडर पास हुआ था, उन्होंने टेंडर लिया था। तो टेंडर में उनको बता दिया गया था कि आपको लाइन बिछानी। उनको जो जगह दे दी गई थी, उसके अंदर क्या हुआ कि एक समय ऐसा है जब उनके पास कच्चे माल की कमी हो गई और वो रेलवे, भारत में रेलवे के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे के जनक। और सबसे पहले रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। 1800 हाँ, सर्वप्रथम विश्व में रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी, ब्रिटेन में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। अब राजस्थान में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो वो चली थी आपके 1874 में। यानी सीधा से याद रखना, हमें 21 साल बाद चली थी। अब डेट एक याद रखोगे तो सारी डेट आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब मांडा कश्मीर में है। कश्मीर से लगा के दिमामाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। महाराष्ट्र लिख देना पूरा, ठीक है। मांडा कहाँ है? कश्मीर में। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सूत का गेंडो कहाँ है? बताओ देखिए कमेंट में। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये है सूत का गेंडो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अंतिम छोर में पाकिस्तान में। पाक लिखा हूँ, जगह नहीं, ठीक है। तो सूत का गेंडो कहाँ है? पाकिस्तान में। अंतिम छोर में एक शब्द और है, सूत का गेंडो और सूत कोटड़ा। सूत कोटड़ा आपकी गुजरात में। तो आप इसके बीच में गलती मत कर देना। सूत का गेंडो पाकिस्तान में लास्ट छोर पे, यानी ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो ये पश्चिम लास्ट छोर पे है आपका जो स्थान है, वो है सूत का गेंडो। एक सूर कोटड़ा और है, वो आपके गुजरात में है। ये जो पाकिस्तान में है, इसके ये 3 देशों के मध्य विस्तृत है। कौन कौन से देश? तो पहला देश है, सबसे ज्यादा विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान, भारत, गुजरात, भारत के अंदर सबसे ज्यादा विस्तारित कहाँ है? तो भारत के अंदर गुजरात में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों के मध्य यह सभ्यता फैली हुई है। तो कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमने इसका विस्तार क्षेत्र की बात तो कर ली है। अब हम आगे से पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इनको किसने सर्वप्रथम पढ़ने की कोशिश करी थी और किस प्रकार से इसके अंदर अलग से जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो और आज से ही जैसे कि शुरुआत करी है, मेरे साथ चलना। मैंने आपको जैसे कहा है वैसा ही करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।